मन लगा के पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, आईयूपीएसी नेम भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन 3D में जो ग्रुप्स अरेंज होंगे उनका अरेंजमेंट क्या होगा? अलग होगा। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन पहले कर चुके हम लोग, क्या लगता है आपको? लास्ट क्लास में हो चुकी है ना, लिख चुके हैं, बार बार क्या लिखना? स्टीरियो आइसो क्या प्राइम बात होगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा कंपाउंड का, आईयूपीएसी नेम भी सेम होगा, ग्रुप्स का 3D में अरेंजमेंट क्या होगा? डिफरेंट हो सकता है। ग्रुप्स का 3D में अरेंजमेंट क्या हो सकता है? डिफरेंट। ठीक है, ये स्टीरियो आइसोमर्स, ये पॉइंट नोट हो गए तीनों। हो गए? छोटे से तो 3 पॉइंट है, इतना टाइम लग रहा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो दो तरीके का देखने को हमको मिलेगा। दो तरीके का कौन कौन सा? एक को बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरे वाले की कैटेगरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले की क्या कैटेगरी है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरे की क्या है? ऑप्टिकल आइसो। ठीक है, तो सबसे पहले जीआई स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल में जीआई के कुछ पॉइंट आ जाते हैं, नहीं तो पहले ऑप्टिकल कराते। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात कर रहे हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें देखना होता है, जैसे मान लीजिए कि सी डबल बॉन्ड सी है, इसके अराउंड ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। सी डबल बॉन्ड एन भी कहीं पे दिख सकता है, इसके अराउंड ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग अलग हमको देखने को मिल सकता है। रिंग के अराउंड भी ग्रुप्स का अरेंजमेंट हमको अलग अलग देखने को मिल सकता है। रिंग के अराउंड भी हमको ऐसी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं जहां पे क्या हो जाए, या तो डबल बॉन्ड की बात होगी या तो किसकी बात होगी? रिंग के अराउंड ये देखने को मिले। ठीक, तो ऐसी जगह पे तो हमें देखने को मिल सकता है। अब प्राइम कंडीशन नोट करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की प्राइम कंडीशन क्या होगी। ये जो आपके सी डबल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड एन है, या कोई रिंग है, इसके अराउंड, जिसके अराउंड हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, उस पार्ट को, उस रीजन को हम बोलेंगे स्टीरियो सेंटर। क्या बोलेंगे उसको? स्टीरियो सेंटर। जैसे अगर हम इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारा बनेगा स्टीरियो सेंटर। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो सेंटर।
जिसके अराउंड हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, जिस बॉन्ड के अराउंड, जिस रिंग के अराउंड, वो क्या कहलाएगा? हमारा स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। ये रिंग है 4 कार्बन की, ऊपर नीचे ग्रुप है, 4 की है, एक ऊपर एक नीचे। रिंग मान लो प्लेनर है, कहाँ गया? ठीक है। अब बेसिक कंडीशन नोट करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बेसिक, ये तो स्टीरियो सेंटर की बात हो गई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बेसिक कंडीशन क्या है? जीआई जब देखोगे आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर आप देखोगे तो पहले तो आपको स्टीरियो सेंटर दिखना चाहिए, कि मतलब किसके अराउंड आप देख रहे हैं। अगर एल्कीन की बात करो तो स्टीरियो सेंटर सी डबल बॉन्ड सी होगा। अगर एल्कीन की बात करें, मेजर हम देखते हैं इसको किसमें? एल्कीन में देखते हैं। अगर एल्कीन का एग्जांपल ले रहे हो तो स्टीरियो सेंटर क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड सी। ठीक। लेकिन इसकी बेसिक कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए ये सी डबल बॉन्ड सी है, तो एक कार्बन के ऊपर जो ग्रुप होंगे वो कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ये 2 कार्बन है, इस पे मान लीजिए ये ए ग्रुप लगा हुआ है, इस पे अटैच है ये बी ग्रुप। इस पे मान लीजिए यहाँ पे ए ग्रुप लगा है, यहाँ पे बी ग्रुप अटैच है। तो ये जो कंडीशन है ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन। ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे। दूसरी कंडीशन देखिए, जैसे मान लीजिए ये सी सी है, इस पे अटैच है ए, इस पे अटैच है बी, और इस पे अटैच है ए और ए, इस पे अटैच है ए और ए। फिर तीसरी कंडीशन आप देख सकते हो इस तरीके से, इस पे ए, इस पे ए, इस पे ए और इस पे अगर आपके किसी भी एक सेंटर पे आप देखते हो कि ये कार्बन को देखिए आप, इस कार्बन को आपने देखा एक ग्रुप अटैच है ए, दूसरा ग्रुप अटैच है बी। अब इस कार्बन को आपने देखा इस पे एक ग्रुप अटैच है ए, एक ग्रुप अटैच है बी। तो यानी कि इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप जो अटैच है वो डिफरेंट है, आपस में डिफरेंट है, और इस ये दोनों सेम हो गए उससे मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ये भी लगा सकते थे, यहाँ पे ई लगा दो, यहाँ पे एफ लगा दो, यहाँ पे ए लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया, तो भी जीआई की कंडीशन। ठीक है, ये एक कार्बन पे आप ग्रुप देखिए ए बी डिफरेंट, ये कार्बन पे देखा डिफरेंट, तो ये जीआई की कंडीशन है। ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट, जीआई की कंडीशन। इस कार्बन में भी देखिए ये ए और बी, और इस कार्बन पे ई और एफ, ये भी आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी जीआई आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिले। ठीक। लेकिन जो आपका स्टीरियो सेंटर जिसको आप मान रहे हो, अगर उसके अराउंड 2 ग्रुप सेम आ गए, उसके अराउंड 2 ग्रुप क्या आ गए? सेम, तो वहां पे जीआई आपको देखने को नहीं। यहाँ पे देखो कार्बन पे 2 ग्रुप सेम आ गए ना, तो जीआई आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इसमें जीआई प्रेजेंट नहीं हो। इस कंपाउंड को देखो, इसमें ए ए सेम हो गया, इस कार्बन पे भी सेम हो गया, एक पे भी सेम आ गया तो नहीं मिलेगा, और 2 पे सेम आ गया तब तो। यहाँ पे भी देखो सेम है, ये दोनों ग्रुप सेम, ये दोनों ग्रुप सेम, तो यहाँ पे जीआई एब्सेंट हो। क्लियर है बात? एग्जाम्पल देखते हैं। ये नोट हो गया। जैसे मान लो ये सी डबल बॉन्ड सी, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये। इस कार्बन पे देखा दोनों ग्रुप क्या हो गए? इस पे भी देखा दोनों क्या हो गए? सी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? ठीक।
ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मान लो ये CH3 है, ये H है, आपने लगा दिया, ये आपने CH3 लगा दिया, ये H लगा दिया। इस कार्बन के पहले कार्बन के दोनों ग्रुप को देखिए, ये CH3 ये H डिफरेंट हो गए। दूसरे कार्बन पे भी देख लो, ये CH3 और ये H डिफरेंट हो गए। जब डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे तो क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। और एल्कीन में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसको हम बोलते हैं सिस ट्रांस। कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं, सिस ट्रांस। सिस किसको बोलेंगे, ट्रांस किसको बोलेंगे, दो आइसोमर्स बनाएंगे, एक को बोलेंगे सिस, दूसरे को बोलेंगे ट्रांस। ट्रांस बोलेंगे जब डायगोनल पे सेम ग्रुप, और जब डायगोनल पे डिफरेंट ग्रुप आएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, सिस। तो डायगोनल पे अगर सेम ग्रुप है तो क्या बोल दोगे उसको, ट्रांस। और डायगोनल पे अगर डिफरेंट ग्रुप है तो क्या बोल दोगे उसको। तो ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है, ब्यूटीन है। डायगोनल पे कौन से ग्रुप हो गए, डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो कौन सा फॉर्म हो गया ये, सिस। भाई ये डायगोनल पे CH3 और H, इस डायगोनल पे भी CH3 और H, तो ये कौन सा फॉर्म मिल गया हमको, सिस। किसी का अगर ट्रांस बनाना है, दूसरा आइसोमर बनाना है, तो डायगोनल पे क्या कर दीजिए, सेम ग्रुप कर दीजिए। इसको क्या बोलोगे, ये सिस 2 ब्यूटीन था या ब्यूटीन 2 बोल सकते हैं, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन। क्या, हाँ, एक कंपाउंड इस फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा, एक इसमें, एक ही कंपाउंड के दो फॉर्मेट प्रेजेंट होंगे, दो आइसोमर्स होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम हो गया, बस ग्रुप्स का 3D में अरेंजमेंट क्या हो गया, अलग हो। हाँ, एक हो गया सिस आइसोमर, इसको क्या बोलोगे, सिस आइसोमर, इसको क्या बोलोगे, ट्रांस। क्लियर है बात। और करे जाए इसके एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल के। एक ही है, बेसिक कंडीशन यही है। हाँ, बेसिक यही है, एक तो स्टीरियो सेंटर हो, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N हो जाए, है ना, या आपका और दूसरी कंडीशन जो प्राइम कंडीशन है वो क्या है कि किसी भी कार्बन पे क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप नहीं आने चाहिए। जो आप स्टीरियो सेंटर सेलेक्ट कर रहे हो उस पे कार्बन पे क्या आने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर सेम ग्रुप आ गया तो क्या होगा, आइसोमेरिज्म ये वाला प्रेजेंट नहीं होगा। अब जैसे तो नहीं होगा, डबल बॉन्ड के बिना GI नहीं देखेंगे। डबल बॉन्ड के बिना अगर GI देखना है तो किस में आएगा, रिंग में, रिंग में आएगा GI। रिंग में GI कैसे आएगा, मान लीजिए कि ये कोई रिंग है, ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे आपने, ये कोई रिंग है, यहाँ पे ग्रुप आपके अटैच है, ये सामने देख पा रहे हैं, एक कॉर्नर पे आप ग्रुप अटैच करा दो, है ना, तो इस ग्रुप और यहाँ पे एक पीछे की तरफ एक ग्रुप अटैच है, इन दोनों में आप देख सकते हो सिस ट्रांस। इसमें भी डायगोनल बना लेंगे, ये जो ऊपर वाला ग्रुप होगा और यहाँ पे जो नीचे वाला ग्रुप होगा, इस इधर से उससे देख लेंगे डायगोनल पे। डायगोनल पे अगर सेम है तो क्या बन जाएगा,
ट्रांस, और डायगोनल पे डिफरेंट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिस। इसको हटाओ, इसमें एग्जाम्पल ही नहीं दे रखे, इसमें नीट लेवल के दिख रहा है। जैसे देखो एक और एग्जांपल देखो, मान लो ये N डबल बॉन्ड N है, ठीक, N डबल बॉन्ड N है, इसमें पीएच अटैच है, यहाँ पे फिनाइल अटैच है, इधर भी फिनाइल अटैच है, यहाँ नाइट्रोजन के पास है लोन पे, नाइट्रोजन के पास है लोन। तो ये भी एक तरीके का होता है, सिस ट्रांस होता है, लेकिन इस केस में इनको हम लोग बोलते हैं सिन और एंटी। क्या बोलते हैं, सिन और एंटी। अब सिन से समझ में आ रहा है कि सिन किसको बोलेंगे, सिस को बोलेंगे, और एंटी किसको बोलेंगे, ट्रांस को। तो वहां पे ट्रांस की कंडीशन क्या थी, ट्रांस की कंडीशन क्या थी, डायगोनल पे सेम हो जाए। अब मान लो इसका एक इस तरीके से बना लो आप, यहाँ पे लोन पेयर दे दो और इधर पे लोन पेयर दे दो, और इधर पे क्या दे दो, पीएच, और इधर पे क्या दे दो, पीएच, फिनाइल, ठीक। तो अगर इस कंपाउंड में आप देखो तो डायगोनल पे सेम ग्रुप हो गए, और इधर लोन पेयर हो गए सेम, और यहाँ पे डायगोनल पे क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। देख पा रहे हैं, पीएच है और क्या है, लोन पेयर, ठीक है। तो डायगोनल पे अगर सेम है तो उसको ट्रांस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे नया टर्म इन कंपाउंड्स में यूज किया जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, एंटी। क्या बोलेंगे, एंटी। और डायगोनल पे अगर डिफरेंट है तो नाम क्या देंगे, सिन। काइंड ऑफ ये भी सिस ट्रांस है, यहाँ पे नाम क्या दे रहे हैं, सिन और एंटी। हाँ हाँ, सिन एंटी दो कंपाउंड है, एंटी सिन क्या, इसको इधर लिख दो, एंटी सिन बोल दो। हाँ, सिस ट्रांस एल्कीन के लिए नहीं, तब कैसे होगा, एंटी और सिन लोन पेयर वाले के लिए यूज करें। हाँ, तो नहीं होगा, डबल बॉन्ड तो होना कंडीशन है ना, या तो रिंग हो या डबल बॉन्ड हो। हाँ हाँ हाँ, तो कुछ नहीं होगा, फिर क्या, फिर ऑप्टिकल देखेंगे, दो हो तो नहीं होगा, दो हो तो ये जो N डबल बॉन्ड N है ना, इन कंपाउंड को बोलते हैं एजो कंपाउंड, एजो ग्रुप है ये। अभी ढेर सारे एग्जांपल करा रहे हैं, ये कौन सा कंपाउंड है, एजो। एल्कीन नहीं, लोन पेयर, और ये एजो के लिए याद रखो, एजो के लिए। अभी और भी नाम है, अभी और भी नाम है, थोड़ा पेशेंस रखिए। कहाँ, अरे तो ये जो सिन और एंटी है ना, ये तो एक एक ग्रुप की अपोजिट या आपकी ये वाली पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी, कुछ पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, तो वहां पढ़ा था सिन एडिशन एंड एंटी एडिशन। अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से आके अटैच हो रहे हैं तो क्या बोलते हैं, एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर ऐड कराओ, प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हमेशा होता है सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का प्लेनर रिंग इस तरीके से है, स्ट्रक्चर इस तरीके का है, कार्बन कार्बन का प्लेन, तो अगर ऊपर से ही दोनों हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल अगर ऐड कराओ, दोनों हाइड्रोजन एटम अगर एक ही साइड से ऐड होते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिन एडिशन। सेम साइड के लिए सिन वर्ड यूज किया जाता है। और अगर एक हाइड्रोजन ऊपर के साइड से और एक हाइड्रोजन बैक साइड से नीचे से अटैच हो रहा है एल्कीन पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटी एडिशन। ठीक है, यहाँ के रिस्पेक्ट में इसकी बात करी जा रही है।
ठीक है। हाँ, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं हुई है कि एक वर्ड अगर एक ही जगह यूज कर दिया गया तो वो एक ही जगह यूज हो सकता है। एजो कंपाउंड में इस तरीके से देखेंगे और देख लो, रिंग वाले देखो, जल्दी नोट करो, सो रहे हो। हाँ हाँ, ठंडी है। एन डबल बॉन्ड एन दिखाई देगा, उसके साथ कार्बन अटैच ऐसे। एक जैसे ऑक्साइन कंपाउंड होगा एल्डिहाइड कीटोन में, हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइन्स, उसमें भी सेनेटी बोल सकते हैं। ये नोट हो गया। ऑक्साइन्स, ऑक्साइन्स देखिए बनते कैसे हैं। अगर हमने ले लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शन करा दो, एक कंपाउंड होता है हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2OH, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल एमीन। अभी एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन पढ़ेंगे, प्राइम रिएक्शन है वहां पे, RCHO। ठीक है, तो RCHO में से ये रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, याद करने का तरीका है, अगर H2O मॉलिक्यूल इस तरीके से निकल जाए तो जो कंपाउंड बनता है क्या, अगर ये H2O इस तरीके से निकल जाए तो RCH डबल बॉन्ड NOH, ये कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड का ऑक्साइम या ऑक्सिम भी बोलते हैं। जैसे ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड था, तो इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड ऑक्साइम। जैसे मान लो तुम ले लो एसिटल्डिहाइड, CH3CHO फॉर्मूला होता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ले लो, इसकी रिएक्शन करा दो किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो बनेगा ऑक्साइड। कंपाउंड का क्या नाम होगा, ऑक्साइड। और कंपाउंड ऑक्साइड जो बनेगा NOH, ये जो बन गया इसका नाम क्या होगा, एल्डिहाइड की बेसिस पे नाम देंगे, एसिटल्डिहाइड से बना है तो एसिटल डॉक्साइन बोलते हैं, एसिटल डॉक्स, एसिटल्डिहाइड का एसिटल डी ले लिया यहाँ तक और साथ में क्या जोड़ दिया, ऑक्साइड। ठीक है, एसिटल डॉक्साइन। हाँ हाँ, क्या क्या कह रही, थोड़ा रजत जी थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। कौन, कहाँ जाना है, हर्ष इसको ओपन करो, हर्ष ओपन करो। ये नोट हो गया एसिटल डॉक्साइन, नोट करो भाई जल्दी से बताएं। रिएक्शन में क्या समझना है, एल्डिहाइड है और हाइड्रोक्सिल अमीन है, हाइड्रोक्सिल अमीन का 2 हाइड्रोजन और एल्डिहाइड का 1 ऑक्सीजन उड़ा दिया H2O के फॉर्मेट में, और बाकी सारा कंपाउंड डबल बॉन्ड NOH बना। क्या बोल रहे हैं, समझना पड़ता है, क्यों भाई,
अब देखो इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में हम C90 इसमें भी बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। ये कंपाउंड है अपना CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, इसमें भी C90 बोलते हैं। इसमें भी हम बात करते हैं किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे, ये C और N के बीच का बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ठीक। इस C पे क्या है, H है, और इस C पे क्या है, N पे क्या है, OH। जब आपका H और OH एकदम सेम साइड में आएगा, H और OH कहां पे आएगा, सेम साइड में। इधर तो कुछ है नहीं, इधर लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो होगा ही। जब H और OH सेम साइड में आ जाएं तो इसको हम बोलते हैं सिनफॉल। ये ऑक्साइम के लिए है, किसके लिए ये केस है, ऑक्साइम के लिए। H और OH ये दोनों सेम साइड में हो तो क्या बोलोगे आप, सिन। और अगर इसी का दूसरा स्ट्रक्चर आप बना दो ऑक्साइम का, CH3 इस तरफ है ना, H इस तरफ है, अब OH को अपोजिट साइड कर दो, H और OH एक दूसरे के कहां आ जाएं, अपोजिट, तो क्या बोलेंगे, एंटी। ये भी क्या है, GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लासिकल जो एग्जाम्पल है वो किसका है, क्लासिकल का मतलब जो ज्यादा पूछा जाता है, जहां से पढ़ाने की, ज्योमेट्रिकल पढ़ाने की शुरुआत करी जाती है, वो एल्कीन से। किससे करते हैं, एल्कीन से। इसलिए ऐसा लगता है कि एल्कीन में ही प्रेजेंट होगा। वहां पे GI की बात नहीं कर सकते क्योंकि उसके अराउंड रोटेशन हो सकता है, वहां पे कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। सवाल आपका सही था लेकिन आप खुद ही हंसने लगे। ऑनलाइन वालों को क्लियर है, कौन है, कौन बोल रहा था, हर्षित तिवारी है आज क्लास में, देखिए जरा, हर्षित आया नहीं है, हाँ हर्षित है, हर्षित, हर्षित है नहीं लगता है, रिंग वाले कंपाउंड में देखो, आ गया HCS3, ये देखो, इसको इससे डायगोनल देखो, देखो ये रिंग स्ट्रक्चर तो अलग तरीके से है, पर देखने के लिए क्या तरीका है, देखने की ट्रिक क्या है, ये H और ये CH3 क्या मानेंगे, डायगोनल। ये H और ये CH3 किस में मानेंगे, डायगोनल। ये H ये CH3, इसको वॉच करो और इसको देखो, H और CH3 डिफरेंट ग्रुप हो गए किस पे, डायगोनल पे, तो क्या बोलेंगे, कौन सा फॉर्म बोलेंगे, रजत तुम्हारा दिमाग ऑफ हो गया आज। जब क्लास शुरू करी थी तो क्या कंडीशन बताई थी, रजत, साइक्लोएल्केन नहीं बताए थे, कैसी बातें कर रही हो रजत, रजत कैसी बातें कर रहे हो, चलो इसे प्रेजेंट होगा, इसका जरा ट्रांस बना के दिखाइए, अगर इसी कंपाउंड का ट्रांस बनाना चाहते हैं तो क्या बने, क्या कर दें, रिंग को क्या कर दिया जाए,
यहाँ पे H, इधर पे H कर दो, इधर CH3 और इधर पे भी क्या कर दो। हाँ, बहुत बनाएंगे अभी, चिंता मत। कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस। क्लियर है, चलो और बनाओ। HOH लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, अलग कोई बात हो तो करें। ऐसे भी हो सकता है, ये इन पोजीशन को अगर देखो, अगर इसको 1 पोजीशन लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, 1 2 3 4 पे भी होता है, 1 4 पे भी होता है, और 1 3 पे भी ले सकते हो आप। जैसे कौन सा, क्या लिखा है नीचे, क्या नाला है, नीचे कौन सा स्ट्रक्चर, वो दुपट्टे से, वो दुपट्टे से मिलता है। चलो इसका बनाओ, इसका लिख दो, ये H कर दिया, यहाँ पे भी H कर दें, और यहाँ पे क्या कर दें, CH3। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया, वैभव ने नोट कर लो, नहीं तो फिर अभी तुम, हाँ किस वाले को, किसको, 1 2 पे जस्ट डबल पेन, जस्ट उस पे नहीं बनता, जस्ट उस पे नहीं शो, 1 2 पे, 1 2 पे नहीं। अब ये सेंसिबल सवाल नहीं था, इसके पहले वाला था। तो अगर रिंग है तो रिंग में कंडीशन क्या है, रिंग की कंडीशन नोट कर लीजिए। रिंग है मान लीजिए बीच में, ठीक है, तो एक पे ग्रुप हो मान लो ए बी, और एक पे ग्रुप हो ए बी, मतलब ये सेम ग्रुप तो बन जाएगा। अगर रिंग है एक पे ए बी है और एक पे सी डी है ग्रुप, तो भी बन जाएगा। अलग अलग कर दिए है ना, एक ग्रुप ए बी और एक ग्रुप क्या हो गया, दूसरा ए बी, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे क्या हो गया, सी डी। ठीक है, तो भी बन जाएगा। अरे अलग अलग ग्रुप कर दोगे तो भी बन जाएगा। सिस ट्रांस कैसे बनेगा, हाँ 3 कार्बन की रिंग बनाओ, अगला स्ट्रक्चर बनाओ, 3 का, ये एक तो दुपट्टे, बहुत 3 कार्बन की रिंग बना दो, H COH H COH, कौन सा फॉर्म है, डायगोनल पे डिफरेंट हो गया तो कौन सा फॉर्म बन गया, सिस। इसका ट्रांस बना लो, कॉपी पे घुमाओ, बोर्ड पे नहीं, कॉपी पे घुमाए, अब बना लेंगे ऐसे, सिस ट्रांस बना लेंगे का। अब इन्होंने सीधे GI की वो दे रखी है, कुछ और दो, एक दो एग्जाम्पल करा।
लास्ट टाइम पे आप लोग को आरएस नॉमेनक्लेचर बता दिया था ना, लास्ट क्लास में बताया था ना, याद है? एक और सीख लो, बहुत सारे नॉमेनक्लेचर तो बहुत सारे हैं। एक ईजेड सीख लो, ईजेड सिखाया है ना रजत जी? ईजेड याद नहीं है आपको रजत? ईजेड नहीं याद है? चलो ईजेड नॉमेनक्लेचर कर लो, यहाँ पे बात करी जाती है तो कर लेते। ईजेड अब आरएस नॉमेनक्लेचर तो कर लेंगे ना, आरएस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आरएस नॉमेनक्लेचर किसके लिए करते हैं? कायरल 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 कार्बन, जहां पे कार्बन कैसा होगा, ठीक है। पहले वर्ड का मतलब समझ लो, एंटी गीगन, एंटी गीगन। और जेड का क्या मतलब है? समय एंटी गीगन है जो चलो नोट करो जल्दी से, सिखा दे फटाफट। ईजेड क्या? ई का मतलब एंटी गीगन, एंटी जैसा वर्ड से लग रहा है, आप क्या मतलब क्या है इसका? अपोजिट। और ये क्या होगा? ठीक, करना क्या है देखिए, जैसे मान लो ये सी डबल बॉन्ड सी है, क्लास फालतू बकवास नहीं, यहाँ पे Cl अटैच है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, ठीक है। इधर मान लो आयोडीन अटैच करा दिया आपने, और इधर आपने कोई हाइड्रोजन अटैच करा दिया, ठीक। तो किस डबल बॉन्ड वाले किसको आप बोलोगे ई फॉर्म, और किसको बोलोगे जेड फॉर्म? किसको बोलोगे ई फॉर्म, और किसको बोलोगे जेड फॉर्म? इसमें क्या करेंगे, जो दोनों कार्बन है उस पे हम प्रायोरिटी सेट करेंगे एटॉमिक वेट की बेसिस पे। तो अगर यहाँ पे देखो पहले कार्बन पे तो ब्रोमीन और क्लोरीन अटैच है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा, क्लोरीन का कम होगा, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ब्रोमीन को। इसको बोलते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। इन दोनों में इसको क्या मिल गई? लोएस्ट प्रायोरिटी मिल गई, इसमें एलपीजी बोलेंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी। इन दोनों के एटॉमिक वेट्स। अब यहाँ पे देखो आई और एच, आई और एच में कौन सा है? हाँ, आई एचपीजी, उसको देखना नहीं है ना, जिसको देखने को कह रहे हैं उसी को देखो। एक कार्बन पे दोनों ग्रुप को देख लो, फिर एक कार्बन पे दूसरे वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप को देख लो। ये एचपीजी हो गया, ये क्या बन गया? एलपीजी। अब कंपाउंड को देखो, अगर दोनों कार्बन पे एचपीजी डबल बॉन्ड के सेम साइड पे आते हैं, एचपीजी को देख लो, ये एचपीजी देखो यहाँ पे लोअर साइड पे आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? अपर साइड पे आ रहा है, तो अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए।
इस पे HPG नीचे की तरफ है और इस पे HPG कहाँ है, ऊपर की तरफ। अपोजिट साइड में किसको बोलेंगे, ई फॉर्मेट। अभी कैसे पता किया, हाँ हाइड्रोजन हमेशा LPG बनेगा। किसी केस में अगर हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा, अब इसी का ई फॉर्म लिखा है हमने, अगर इसी का जेड फॉर्म लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, किसी एक को अपोजिट कर दो, किसी भी एक को। अगर यहाँ अपोजिट कर दें, ये नोट हो गया ऑनलाइन वाले बच्चों को। जान ले दो। हो गया जल्दी, इसका Z फॉर्म बनाना है तो क्या कर दे, C डबल बॉन्ड C कर दिया, ऊपर Cl था नीचे कर दो, यहाँ Br कर दिया, हाइड्रोजन को वैसे ही रहने दो, हाइड्रोजन था यहाँ पे क्या था हाइड्रोजन, तो ये HPG है, ये LPG है, ये LPG है और ये क्या है HPG। HPG क्या हो गए, कार्बन के सेम साइड पे हो गए, कार्बन का ये डबल बॉन्ड यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ये क्या हो गए सेम साइड पे, सेम साइड का मतलब कौन सा फॉर्म होगा, अब ऐसे कंपाउंड्स में आपको नाम वगैरह लिख करके अगर मिलता है तो किस तरीके से मिलता है, मान लो ये कंपाउंड है, इसका आईयूपैक नेम लिखना है, उसके साथ इन्होंने EZ लिख करके ऑप्शन बना दिए, क्या लिख करके ऑप्शन बना दिए, EZ लिख करके। तो EZ लिख करके कैसे ऑप्शन बनाएंगे, ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में Z और फिर उसके बाद इसका आईयूपैक नेम लिख देंगे। आईयूपैक नेम क्या होगा इसका, जरा बोल दीजिए, ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं। इतनी देर खत्म, इतना बड़ा स्ट्रक्चर था, इतना बड़ा स्ट्रक्चर था, इतना टाइम लग गया अब नाम बताने में। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, फिर क्या है 2 आयोडो एथीन। अब नाम कैसे लिखा होगा इसका, Z फॉर्म है, अब यही ऑप्शन E करके भी लिखा हुआ होगा, फिर कुछ चेंज वेंज करके भी बना सकते हैं। तो EZ, हाँ वो आप सीख गए नोमेनक्लेचर, बना लेंगे किसी कंपाउंड का। हाँ कायरल कहाँ है, डबल बॉन्ड जहां आ गया वहां नो कायरल, डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कायरल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हो गया, ये सीख गए आप, EZ, सिन एंटी सीख गए। अभी रुक जाओ बनाने दो। CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2
यहाँ पे अटैच करा दो दोनों। चलो, इसमें बताने कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। हम्म, 4 बन सकते हैं। सिस ट्रांस करके कितने बन सकते हैं? ऐसे केस में देखो, जब भी एल्कीन आ जाए और आपसे क्या पूछा जाए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्या पूछा जाए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्कीन सिमेट्रिकल है। हम क्या सीख रहे हैं, नंबर ऑफ जी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल देखिए कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट और राइट से पढ़ेंगे। इधर लेफ्ट से स्टार्ट किया तो CH3 पहला ग्रुप है, राइट से स्टार्ट करो तो पहला ग्रुप क्या है, CH3। फिर उसके बाद लेफ्ट में जैसे ही हम गए सेकेंड ग्रुप क्या आ गया, CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे अगर जाओ तो CH2, फिर जाकर के CH आ रहा है, तो यहाँ सेकेंड वाली पोजीशन पे ही डिफरेंट हो गया, सेकेंड वाली पोजीशन पे ही क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जैसे ही सेकेंड वाली पोजीशन पे डिफरेंट हो गया तो एल्कीन कैसी बोल दी गई है, कौन सी एल्कीन है ये, अनसिमेट्रिकल। अगर सेम तरीके का पूरा पैटर्न मिलता तो क्या बनती, सिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल अगर एल्कीन होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, GI का नंबर सीधे सीधे फॉर्मूला से याद रखेंगे, 2⁻n। n आपका क्या है, हाँ यहां से बढ़े CH3 सेम है, फिर यहाँ CH, यहाँ पे क्या आ गया, CH2 अलग हो गया, और आगे बढ़ोगे यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो अलग ही हो गया पहले ही। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे देखेंगे, 2⁻n। n क्या होता है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, कितनी ऐसी जगहें हैं जहां पे डबल बॉन्ड है, स्टीरियो सेंटर कितने बन सकते हैं। तो एक स्टीरियो सेंटर आपका ये हो गया और दूसरा स्टीरियो सेंटर आपका ये, तो स्टीरियो सेंटर का नंबर कितना हो गया यहाँ पे, तो GI कितने हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे, ठीक है। पहली पोजीशन पे 1 सिस ट्रांस बनेगा और दूसरी पोजीशन से क्या बन जाएगा, 1 सिस। क्या नहीं है ना, देखो ना, अगर 20 से डिवाइड करो, सपोज इससे डिवाइड करो, तो यहाँ पे अलग ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे अलग ग्रुप दिख रहा है। लेफ्ट और राइट से चलो, लेफ्ट और राइट से अगर सेम टू सेम मिलता जा रहा है, पूरा सेम मिल गया, तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। अगर कहीं डिफरेंट हो रहा है लेफ्ट राइट से चलने पे, तो क्या मान लेंगे, अनसिमेट्रिकल। हाँ उसके लिए भी फॉर्म नोट हो गया। E फॉर्म, Z फॉर्म, एक और लिख लेते हैं अनसिमेट्रिकल का वो, नंबर ऑफ
हेडिंग डाल लो नंबर ऑफ जीआई number of GI in symmetrical alkene. Number of GI in symmetrical alkene. कौन डर गया ये? लिखो फॉर्मूला. Number of GI in symmetrical alkene. अगर एल्कीन कैसी है आपकी? सिमेट्रिकल. तो जीआई का नंबर होगा, इसमें भी दो केस हैं. अगर ऑड नंबर है आपका स्टीरियो सेंटर का, स्टीरियो सेंटर कितने हैं? ऑड है. तो फॉर्मूला है 2 raised to power n माइनस 2 raised to power n माइनस 1 बाय 2. बाहर वाले ब्रैकेट को कैसा एल्कीन है? सिमेट्रिकल है और स्टीरियो सेंटर कितने हैं? ऑड है, मतलब 3 हो 5 हो, इस तरीके से 1 3 5. चलो जैसे एक एग्जांपल ले लो. इवन का भी बता रहे. मुझे भी इसका फॉर्मूला एग्जैक्ट याद नहीं रहता देख के. अब देखो इसको, देखो ये इवन है. पहले तो क्या चेक करें, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? स्टीरियो सेंटर तो 3 दिख रहा है, 3 डबल बॉन्ड है, तो स्टीरियो सेंटर कितने आ गए? 3 स्टीरियो सेंटर हो गए. तो ऑड वाला केस है. और पहले चेक कर लो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है. पहले कैसे 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 लेफ्ट से चलो. यहाँ CH3, उधर राइट में CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH. फिर उसके बाद क्या है आपका? यहाँ तक हो गया. फिर CH डबल बॉन्ड CH आ गया, और इधर से भी चलोगे तो यही CH डबल बॉन्ड CH ही बन रहा है ना. हाँ, ये तो बीच का मान लो हो गया है ना. और इधर सेम पार्ट है, इधर सेम पार्ट है, तो सिमेट्रिकल हो गया. और ऑड नंबर ऑफ क्या हो गए? स्टीरियो सेंटर. अब फॉर्मूला निकाल के लगा के बता दो कितने होंगे जीआई. 6 आ रहा है. अब किसी का 6 आएगा. सिंपल सिंपल फॉर्मूला है. किसी का 6 आएगा, किसी का 7 आएगा. 6. आंसर क्या आ गया? 6. ऑनलाइन वालों को क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? सीधा फॉर्मूला है, याद रखना है. और क्या करना है? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल देख करके. उद्धव, हाँ उद्धव अभी 10th में आ गया. क्यों, आपको कोई दिक्कत हो रही है?
क्या इवन का लिख लीजिए फॉर्मूला, इवन अगर ऑड स्टीरियो सेंटर थे, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है और क्या है आपके इवन स्टीरियो, इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, इवन वाले में साइड डिवाइड, सीधे -1 नहीं करते, सीधे डिवाइड होता है इसका फॉर्मूला। तीनों का फॉर्मूला याद रखो, एक सवाल तो बन सकता है। 2⁻n हो गया, यहाँ पे -n/2 सीधे कर देते हैं, वहां पे n-1/2 था पिछले वाले में, यहाँ पे n/2 -1 है। तुम लिख लो डायरेक्ट, जैसे लिखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने लिख दिया। क्या लिखा ऊपर, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। कहाँ हो भाई, जल्दी नोट करो। फटाफट नोट कीजिए। कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं इसका? बोलो, कोई एग्जाम्पल बताओ इसका। कौन, किसने बताया? ये किसने बताया इतना सुंदर एग्जाम्पल? ये तो हमें भी पता है बेटा, इवन नंबर 2, 4, 6। मैं तो इसका एग्जाम्पल पूछ रही थी और आपने बोल दिया। इसमें भी कोई एग्जाम्पल दिख नहीं रहा है। सिमेट्रिकल की बात हो रही है ना, चलो बना लेते हैं सिमेट्रिकल और इवन नंबर। चलो बना, एक तरफ C2H5 लगा दिया और एक तरफ लगा लो CH डबल बॉन्ड CH, फिर इधर लगा लो CH डबल बॉन्ड CH, फिर इधर लगा दो C2H। चलो निकाल के देख लो कितने बनेंगे। सिमेट्रिकल एल्कीन तो सिमेट्रिकल है ना, अगर 20 से कट कर दो तो सेम पार्ट मिल रहे हैं लेफ्ट और राइट में। स्टीरियो सेंटर कितने हो गए? 2। तो आंसर कितना आएगा? 2 की पावर m कर दिया, -2 की पावर 2/2 -1, यही तो कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों का नेटवर्क कमजोर हो गया है या क्या बात है? कितना आ रहा है? 3 कैसे आ रहा है तुम लोग? नहीं वो मुझे मालूम है, 2⁻4 ठीक है। अब इसमें देखो क्लास, एक चीज सुन लीजिए, सुनिए। यहाँ पे अगर बोले तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड एक सिस ट्रांस बनेगा और इस डबल बॉन्ड के अराउंड एक सिस ट्रांस बनेगा, है ना? तो आप ऐसे कह सकते हो कि 4 होने चाहिए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक इस डबल बॉन्ड के अराउंड सिस और ट्रांस
ट्रांस, एक इस डबल बॉन्ड के अराउंड सिस और ट्रांस, 4 बनने चाहिए थे, लेकिन ये क्या है, क्योंकि एल्कीन सिमेट्रिकल है तो एक जो ट्रांस आपका बनेगा और दूसरे में जो ट्रांस बनेगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो 4 में से एक तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, इसलिए क्या होगा, 2 एक एक काउंट होंगे और एक अलग से काउंट होगा। ठीक है, अगर किसी का दिमाग इतना भी ना चले तो क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, नंबर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, नंबर, इससे ज्यादा कोई चीज पूछी नहीं जाती। तो अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाल लेंगे किसी भी एल्कीन में। ऑनलाइन बच्चे जल्दी से बोलिए, जल्दी फटाफट निकाल लेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये बहुत बड़ा इंट्रो आज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सबसे पहली बात, ऑप्टिकल के लिए कायरल कार्बन की बात होती है। किसकी बात होती है, कायरल। ज्यादातर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन हो वो कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ऐसा परमानेंटली ट्रू नहीं है, कोई कोई कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कायरल कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। और कुछ कंपाउंड एक्सपेरिमेंटली ऐसे भी रिपोर्टेड हैं जिसमें कायरल कार्बन एब्सेंट है फिर भी वो क्या शो कर रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो पहले तो समझ लें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या, कायरल कार्बन क्या है। अगर कायरल कार्बन की बात करो तो कायरल कार्बन क्या होता है, कार्बन के चारों तरफ अगर आपने 4 ग्रुप लगाए हैं और वो चारों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट है, अगर कार्बन की चारों वैलेंसी अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई है तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, या इसी को हम नाम दे सकते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। डेफिनेशन लिख लीजिए, कार्बन which satisfy all 4 valencies with different group, चारों की चारों वैलेंसी उसकी क्या होगी, डिफरेंट ग्रुप से अगर सेटिस्फाई होगी तो उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। ठीक है, अब ये जो कायरल कार्बन वाले कंपाउंड है इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या, बेसिक चीज समझते हैं पहले। हाँ, हमेशा नहीं कह सकते क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया कायरल कार्बन है ही नहीं लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या, पहले ये समझते हैं। एक होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी जब आप डिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे फिजिक्स में तो पीपीएल का काम आएगा, कहीं कहीं पे तो पढ़ते हैं, याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ते हैं, है ना। पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब ऐसी लाइट, ये मान लो लाइट को हम इंट्रोस्कोप करें, अंदर से देखें, अगर उसके सारे पार्टिकल्स इस तरीके से मूव कर रहे हो, कैसे मूव कर रहे हो, सारे पार्टिकल्स इस तरीके से मूव कर रहे हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पीपीएल।
प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्यों बोला? क्योंकि प्लेन ज्यादातर जो वर्ड यूज किया जाता है 90 डिग्री एंगल के लिए यूज किया जाता है। अगर इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है, इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा है, इस तरीके से है, उसके 90 डिग्री पे है, तो ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे एक प्रिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म के थ्रू अगर आप नॉर्मल लाइट को पास करा देते हो तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? पीपीएल। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग यूज करेंगे चेक करने के लिए कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, तो कैसे? देखिए, ये आपको पीपीएल मिल गई। पीपीएल आपको कहां से मिली? हमने कोई लाइट सोर्स लिया। अब लाइट सोर्स में क्या होगा? पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा वो सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे पार्टिकल। ठीक, इस लाइट सोर्स की जो लाइट है उसको हमने किससे पास करा दिया? निकोल प्रिज्म से पास करा दिया। निकोल प्रिज्म से जब आपने पास करा दिया तो ये लाइट किस में कन्वर्ट हो गई? पीपीएल में। मतलब इसके पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन हुआ वो लाइट के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के किस एंगल पे बन गया? 90 डिग्री। ये कन्वर्ट हो गई पीपीएल में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर आप किसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले कंपाउंड के सैंपल से पास कराते हो, मतलब ये किसका सैंपल है? हम बोल रहे हैं ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, या इसी को हम कह सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर हम बोल रहे हैं इस कंपाउंड को बोल रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो क्या शो करेगा? हमको क्या देखने को मिले? ये जो पीपीएल का डायरेक्शन है, इस पीपीएल के डायरेक्शन को या तो ये लेफ्ट साइड में टिल्ट करेगा, घुमाएगा, या राइट साइड में। दो कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। या तो इस पीपीएल के डायरेक्शन को ये कैसे घुमा दे? लेफ्ट साइड में रोटेट कर दे। किस साइड में? लेफ्ट साइड रोटेशन कर दे। वेट, पहले पीपीएल का एंगल ये था, इस डायरेक्शन को अगर बोलो 90, इससे एंगल क्या था? 90। इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है और पार्टिकल का रोटेशन मूवमेंट कैसा था? अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से जब पास किया तो अब मान लो रोटेशन इसका कैसा हो गया? ये एंगल 90 दिख रहा है आपको? नहीं, मैं बता रही हूँ ना, नहीं नहीं, जो मैं बता रही हूँ उसको पहले सुनिए। हाँ हाँ, नहीं, सामने सामने से देखो, दो तरफ से मत देखो ना। कोई एक्सपेरिमेंट करो, कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो सेम डाटा से देखोगे ना, ऐसे थोड़ी ना कभी आसमान पे चढ़ के देख रहे हैं, कभी नीचे से देख। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो पीपीएल को क्या किया इन्होंने? लेफ्ट में टर्न कर दिया। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पीपीएल को टर्न कर रहा है, मतलब पीपीएल को अगर कोई कंपाउंड टर्न कर रहा है तो वो कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें है। अब वो अगर लेफ्ट में टर्न करता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं प्लस फॉर्म, या इसी को हम एक नाम देते हैं लीवो रोटेटरी। क्या नाम देते हैं? लीवो रोटेटरी। प्लस फॉर्म, लीवो रोटेटरी, या स्मॉल एल भी लिखते हैं। कहाँ घुमाएगा? लेफ्ट में। अब ये जरूरी नहीं है, अलग अलग कंपाउंड अलग अलग एंगल से घुमाते हैं, कोई 52 घुमाएगा, कोई 37 घुमाएगा, अलग अलग एंगल से घुमाते हैं, डिपेंड करेगा कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, ये जो एंगल है
ये 90 था यहाँ पे, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट ये थी। अब यहाँ पे जिस एंगल से इसने घुमाया थीटा, ठीक है, इस थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। नीचे डायग्राम बना लेना, इस थीटा को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रोटेशन। अलग अलग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अलग अलग एंगल से रोटेट। अब मान लो सपोज ये कंपाउंड किस में घुमाए, अगर राइट साइड में घुमा दे पीपीएल को ऐसे इस तरह, पीपीएल थी ऐसे, अगर अपने लेफ्ट में घुमाया तो लीवर रोटेटरी, अगर आप सामने से देख रहे हो इधर घुमा दिया तो क्या बोलोगे उसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या नाम देते हैं, लेफ्ट साइड में घुमा रहा है तो लीवो, और राइट में घुमाएगा तो क्या नाम हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी माइनस या डी, स्मॉल डी लिखते हैं ना, स्मॉल डी फॉर्म। कंपाउंड के आगे प्लस भी लिख सकते हैं, तो प्लस का मतलब लीवर रोटेटरी। कंपाउंड के आगे स्मॉल एल भी लिख सकते हैं, लीवर रोटेटरी भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? ये दोनों क्या हो गए, एक ही आइसोमर के दो फॉर्म हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई कंपाउंड है उसमें एक कायरल कार्बन है तो उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, अगर एक कायरल कार्बन है तो उसके दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, एक डी फॉर्म बनेगा और एक कौन सा फॉर्म बनेगा, एल फॉर्म। क्लियर है इतनी बात? अब एक क्लासिकल एग्जांपल ले लेते हैं इसका, नोट हो गया? क्लासिकल एग्जांपल का मतलब होता है जब खोजा गया था तो किस में पहले खोजा गया फिर उसके बाद। तो कंडीशन क्या है, कंपाउंड में पहली कंडीशन अभी ये बता रही हूँ, कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है लैक्टिक एसिड, क्या नाम है कंपाउंड का, लैक्टिक एसिड। इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं तो लिखते हैं सी एक तरफ H है एक तरफ OH। इसके बीच वाले कार्बन को अगर देखिए तो कार्बन के ऊपर चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए, स्टार से शो करते हैं कायरल कार्बन को। कायरल कार्बन को कैसे शो करते हैं, स्टार से शो करते हैं, स्ट्रक्चर में स्टार बना। तो बीच वाला कार्बन ऐसा कार्बन है जिसपे यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ COH। ये कौन सा कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के कौन कौन से फॉर्मेट प्रेजेंट होते हैं, एक फॉर्म को हम बोलते हैं डी फॉर्म और दूसरे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में कंफ्यूज कराते हैं कैपिटल डी कैपिटल एल, कैपिटल डी कैपिटल एल दूसरी चीज है, स्मॉल डी स्मॉल एल क्या है, दूसरी चीज है। स्मॉल डी स्मॉल एल प्लस माइनस कहाँ पे यूज किया जाएगा, किसके सामने यूज करेंगे हम लोग, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, ठीक है। क्या नहीं, एक जैसे नहीं दिखेंगे ना, एल फॉर्म बता रहे हैं, डी फॉर्म और एल एग्जैक्टली। तो डी और एल आप डिफाइन नहीं कर सकते, अगर एक फॉर्म आपको पता है कि डी है तो दूसरे वाले को क्या बोलोगे, एल फॉर्म। मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो आर और एस में, सब लोग लिखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, आर एस में लिखना सिखाया था ना, कि आर बोलोगे इसको कि एस बोलोगे, ये बता दो।
सब लोग बताएं। ऑनलाइन में आवाज जा रही है सबको? हेलो हेलो। हाँ, ट्राई कीजिए। RS सिखा दिया आपको? आर है। कैसे हुआ आर? ये था ना, यही था। ठीक है, एक रूल लिख लो। स्टार बना के यहाँ पे रूल, RS से रिलेटेड रूल है। आपको क्या करना है, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन देखना है, कॉन्फ़िगरेशन देखना। कॉन्फ़िगरेशन देखने का रूल आपको पता चल गया। हाईएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी, 1 2 3 करेंगे, चौथे को छोड़ देंगे और 1 2 3 से क्लॉक घुमाएंगे। क्लॉकवाइज हो गया तो कौन सा फॉर्म है? आर। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो कौन सा फॉर्म है? एस। ठीक है, लेकिन इसमें एक और बात दिमाग में हमेशा याद रखनी है आपको कि जो LPG है, LPG बोले तो जो 4 नंबर पे ग्रुप आएगा, कौन सा ग्रुप? 4 नंबर वाला ग्रुप, ये हमेशा होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर तो दूसरा स्ट्रक्चर है, इसका फिशर बनाएंगे अभी हम। फिशर प्रोजेक्शन अगर फॉर्मूला बना है, कौन सा फॉर्मूला? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर बना हुआ है किसी कंपाउंड का, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन अगर फॉर्मूला बना हुआ है किसी कंपाउंड का, जैसे इसका फिशर बनाना चाहें तो हम ऐसे, फिशर में कायरल कार्बन को पॉइंट से डिनोट करते हैं। ये मान लो H है, ये मान लो H, ठीक। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर बना हुआ है तो आपको ध्यान रखना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, जो नंबर 4 वाला ग्रुप है, वो किस लाइन पे आना चाहिए? वर्टिकल लाइन पे। अगर वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो आप रूल याद रखो कि आपको क्या करना है, जो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लो आपका आंसर निकला आर, तो एग्जैक्टली वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? एस, अपोजिट, अपोजिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सा था? ये 1। सेकंड पे कौन सा लिया? इसको या इसको? इसको लिया। क्यों? क्योंकि कार्बन के बगल में यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। फिर तीसरी प्रायोरिटी पे ये आ गया, चौथी प्रायोरिटी पे ये आ गया। तो 4th वाला जो ग्रुप है वो प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिख रहा है, देख रहे हैं? ये वाली लाइन वर्टिकल है और ये वाली कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। अगर 4th ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो आप आंसर निकालोगे उसका क्या करना है? अपोजिट करना। इसके रूल भी हैं, शिफ्टिंग की जाती है ना, शिफ्टिंग से भी कई सारी बुक्स में इसको सिखाया गया है। किससे? शिफ्टिंग से। शिफ्टिंग से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, शिफ्टिंग से क्वेश्चन नहीं आता है, आपको सीधे सीधे RS बताना होता है। तो आप चाहे जिस रूल से सीख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो रूल आपको क्या याद रखना है? अगर चौथे नंबर वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो हमारा आंसर आएगा उसका हमको क्या करना है? रिवर्स। अब यहाँ पे अगर आपने 1 2 3 किया तो कौन सा बना था आपका? कौन सी डायरेक्शन बनी थी? एंटी क्लॉकवाइज बन रही है ना? बन रही है ना एंटी? ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलो भैया, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था?
एस, लेकिन क्योंकि एच जो है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो हॉरिजॉन्टल पे है तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर क्या होगा R। इसका मतलब जब भी आर एस नॉमेनक्लेचर देखेंगे हम लोग और हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना हुआ है, तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हमेशा हमें देखना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है। अगर वो वर्टिकल लाइन पे है तो जो आंसर निकाल रहे हो वही आंसर, नहीं तो क्या कर दो, चेंज कर दो। क्लियर है बात। नेक्स्ट टर्न पे आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बनाना बता देंगे कि वेज डैश से कैसे हम लोग बनाते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में और बात। ठीक है, चलिए आज की क्लास आपकी होती है